पाकिस्तानी मेजर बार बार चिल्ला रहा है, वो कह रहा है अरे आगे बढ़ो, आज आखिरी दिन है, अगर आज हम लोगों ने इस कश्मीर की हवाई पट्टी पर कब्जा नहीं किया तो कल तक भारत के न जाने कितने वायुयान यहाँ उतर जाएंगे। तुम ही वो आखिरी मोर्चा हो जिसने इन आक्रमणकारियों को रोक रखा है। यदि तुम्हारे पांव उखड़े तो ये तय है कि एयर स्ट्रिप नहीं बचेगी और फिर कश्मीर भी नहीं बचेगा। 1 घंटे बाद सरदार पटेल का जो धैर्य था वो जवाब दे गया और सरदार पटेल ने कड़कते हुए पूछा नेहरू जी से, जवाहरलाल तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं चाहिए? नेहरू जी का नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नॉलेज चैनल पर और मैं हूं प्रद्युम्न सिंह और आपको फिर एक महापुरुष की वीर गाथा, अमर कहानी की तरफ जो है वो ले चलता हूं। तो दोस्तों, बात है साल 1947, महीना नवंबर और तारीख है 3। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, उस जगह का नाम है बड़गांव। और बड़गांव की जो घाटियां हैं, कश्मीर की जो सुनहरी वादियां हैं, वो उस दिन गोलियों की गड़गड़ाहट और मोर्टार के धमाकों और गोलों की गूंज से पूरा कश्मीर जो है वो थर्रा उठा है। बात है 700 पाकिस्तानियों की, जिसमें से 600 जंगली कबायली लोग हैं, वो पठान हैं जिन्हें पाकिस्तान ने भेजा है कश्मीरी लड़कियों को उठाकर लाने के लिए और लूटने के लिए, और साथ में ट्रेंड पाकिस्तानी जवान उन्हीं कबायलियों के लिबास में 100 की संख्या में लगभग, और एक मेजर उनका जो है कमांडिंग अधिकारी। 700 पाकिस्तानियों के सामने मात्र 80 से 90 भारतीय सेना जो है वो डटी हुई है। पाकिस्तानी मेजर बार बार चिल्ला रहा है, वो कह रहा है अरे आगे बढ़ो, आज आखिरी दिन है, अगर आज हम लोगों ने इस कश्मीर की हवाई पट्टी पर कब्जा नहीं किया तो कल तक भारत के न जाने कितने वायुयान यहाँ उतर जाएंगे और जो कश्मीर हड़पने का पाकिस्तान का सपना है वो सदा सदा के लिए धूमिल हो जाएगा। वो बार बार अपने आदमियों को चिल्ला चिल्ला के आदेश दे रहा है, अरे मर्दूदों आगे बढ़ो, हम 700 हैं, ये तो 80-90 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन 3 ओर से गिरने के बाद भी भारतीय जो सेना है उसकी वीर शिरोमणि कुमाऊं रेजिमेंट के जो जवान हैं वो 1 इंच भी उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। 3 ओर से घिरने के बावजूद भी लगातार वो उनका सामना कर रहे हैं। 7 और 1 का अनुपात है। जब इधर से 7 गोली आती है सामने से तो ये 1 गोली चला पाते हैं। ऐसी भयंकर स्थितियों में भी वो सेना डटी हुई है, क्योंकि उनका नेतृत्व कर रहा है एक जाबाज जिसने वीरता की वो इबारत लिखी है जो आज भी भारत में सुनाई जाती है। तो कौन है वह महापुरुष जिसने 700 पाकिस्तानियों को मात्र अपने 80-90 सिपाहियों के साथ रोक लिया? कौन है जो एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक अपने सैनिकों को उत्साह बंधाता हुआ फिर रहा है और कह रहा है हम ही कश्मीर की रक्षा की आखिरी पंक्ति हैं, हमें यहाँ से हिलना नहीं है और पाकिस्तानियों को आगे बढ़ने नहीं देना है? और कौन है वह महापुरुष जिसने एक चट्टान की तरह उस दिन पाकिस्तान से आई हुई उस बाढ़ को रोक लिया, उन कबायलियों की बाढ़ को रोक लिया और कश्मीर को बचा लिया? आज अगर कश्मीर भारत का हिस्सा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है ये वीर कुमाऊनी सिपाही और उनका वह जाबाज अधिकारी जिसने अपनी शहादत तो दी लेकिन इस देश को कश्मीर दिला दिया। तो उस व्यक्ति का नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा, जिसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। तो आइए मैं आपको मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी शुरू करता हूँ। बात उन दिनों की है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था और 1947 से पहले जब भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, तो उन दिनों पे मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे, इनका पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म साल के आखिरी दिन 31 जनवरी 1923 के दिन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में दध एक गांव है, वहाँ आपका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपके पिता मेजर जनरल की रैंक तक पहुँचे, अमरनाथ शर्मा आपका नाम था।
और आपको जान के आश्चर्य होगा, मेजर सोमनाथ शर्मा के भाई भी, मामा भी, सभी लोग जो है वो सेना से संबंधित रहे और सेना में उच्च पदों पे उन्होंने सुशोभित किया उन पदों को। मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो है 42 के आसपास कमीशन हुए वो, और उससे पहले उनकी एजुकेशन की बात करें तो शेरवुड कॉलेज जो नैनीताल में है, जहाँ से अमिताभ जैसे लोग पढ़े हैं, तो वहाँ से आपकी एजुकेशन हुई। उस समय जो है अंग्रेजों के द्वारा जो सेना के अधिकारियों के लिए जो कॉलेज हुआ करता था वो देहरादून में स्थित था। प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, उसमें जो है आपने दाखिला लिया और सेना में कमीशन हुए। आजकल देहरादून में उसी कॉलेज का नाम हो गया है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, आपको पता होगा। तो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो है वो उसमें अंग्रेजों के राजा के नाम पे, प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम पे हुआ करता था। तो यहाँ से पास आउट होने के बाद आपको भेज दिया गया। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। आप जानते हैं 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला है, और भारत जो है वो चाहे न चाहे अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध में शामिल था। और जापानियों से लड़ने के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है वो बर्मा भेज दिया गया, म्यांमार भेज दिया गया, और वहाँ ये जो बड़ी वीरता के साथ लड़े। मेजर सोमनाथ शर्मा के जो मामा जी हैं KD वासुदेव, वो भी जापानियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसलिए कहा जाता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा अपने मामा जी से बड़े ही जो है प्रभावित थे। मेजर सोमनाथ शर्मा की एक घटना भी आती है उस समय की। मेजर सोमनाथ शर्मा का एक अर्दली था जिसका नाम था बहादुर। कहते हैं जनरल थिमैया जैसे जो लोग हैं, उन्होंने मेजर सोमनाथ शर्मा ने उनकी कमान में काम किया। तो कहा जाता है कि उनका जो एक ऑर्डरली, जिसको हम हिंदी में अर्दली कहते हैं, बहादुर नाम था उसका, वो घायल हो गया था। और युद्ध के मैदान में मेजर सोमनाथ शर्मा ने देखा मेरा अर्दली घायल हो गया है बहादुर, वो उसको कंधे पे उठा करके कई किलोमीटर्स तक जो है वो लेके आए। जब उनके अधिकारी को पता चला, जनरल थिमैया को, कि मेरा अधिकारी ये इस तरह से एक ऑर्डरली को उठा के ला रहा है, उन्होंने कहा रख दो इस व्यक्ति को, तुम अधिकारी हो, चलो आगे बढ़ो। उन्होंने कहा सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा ऑर्डरली है, बहादुर नाम है इसका, और मैं इसको युद्ध के मैदान में घायल छोड़ करके नहीं जा सकता। उन्होंने कई किलोमीटर तक मित्रों कंधे पे उठाया उसको, और अंततः अपने उस ऑर्डरली की जान बचाई। इस तरह के महापुरुष शुरू से ही देखिए आप, महानता के जो लक्षण होते हैं, कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा की महानता जो है वो उसी समय दिखाई देने लगे थे उनको। मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो जापानियों से लड़े। उस समय एक सम्मान हुआ करता था जिसे कहा जाता था मेंशन्ड इन डिस्पैचेस, तो उसके लिए आपको है नामजद किया गया। बाद में भारत जब स्वतंत्र हो गया 1947 में, कहते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा जब कमीशन हुए थे उस समय जिस टुकड़ी से वो जुड़े थे वो थी 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट। लेकिन बाद में जब उसका भारतीयकरण हुआ तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट, आपको पता होगा कुमाऊं क्षेत्र जो है ये वही पहाड़ी क्षेत्र है, और वहाँ के जो गुरखा हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, कुमाऊनी लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त योद्धा जो है वो माने जाते हैं। तो कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन में आप जुड़े, और बाद में जिस युद्ध में उनको वीर गति प्राप्त हुई उस युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की जो D कंपनी है, उसको कंपनी को जो है वो लीड कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अब इनके जीवन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताऊं मैं आपको। इनको दिल्ली भेज दिया गया। उस समय आप जानते हैं बंटवारे का समय चल रहा था, और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे थे, और दिल्ली में भयंकर दंगे हो रहे थे। उन दंगों के बीच इनकी जो कंपनी है उनको दिल्ली में भेजा गया दंगा रोकने के लिए। जो राहत शिविर में पुनर्वास का कार्य चल रहा था, तो वहाँ बड़ा ज़बरदस्त कार्य कर रहे थे। अच्छा, मेजर सोमनाथ शर्मा बहुत बढ़िया जो है वो खिलाड़ी भी थे, हॉकी के ज़बरदस्त खिलाड़ी थे, और कहते हैं हॉकी के मैदान में खेलते हुए उनका एक बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था, और उस फ्रैक्चर्ड हाथ की वजह से जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती हुए। इनका पूरा परिवार उनको देखने के लिए आया, और उन्हीं दिनों की बात है। अब थोड़ा सा हम उस समय का जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो बात उन दिनों की है जब भारत स्वतंत्र हुआ था। आप सभी जानते हैं भारत का स्वतंत्रता दिवस कब आता है, 15 अगस्त के दिन आता है, और हमसे एक दिन पहले हमारा पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त के दिन, जिसके माई बाप कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना, आप जानते हैं। तो जिन्ना की वजह से लाखों लोग इधर भी बेघर बार हुए, लाखों लोग उस सीमा पार भी बेघर बार हुए।
जिन्ना से किसी ने पूछा था कि जिन्ना साहब पाकिस्तान एक बार बन जाएगा तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कैसा संबंध रहेगा, आप क्या मानते हैं? तो जिन्ना ने उस समय, झूठ था वो जिन्ना ने, लेकिन जिन्ना ने उस समय कहा था कि भारत जब स्वतंत्र हो जाएगा, पाकिस्तान अलग हो जाएगा, तो उस समय जैसे अमेरिका और कनाडा की स्थिति है, आप जानते हैं अमेरिका और कनाडा में कोई भी इधर का व्यक्ति उधर जाए तो उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान जो है जब अलग अलग स्वतंत्र देश हो जाएंगे तो उनमें अमेरिका और कनाडा की तरह का जो है वो प्रेम रहेगा। लेकिन ये जिन्ना का झूठ ही था। अगस्त के मात्र 2 महीने बाद, अब देखिए सितंबर और अक्टूबर के अंदर जिन्ना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और पाकिस्तानियों ने कश्मीर का जो क्षेत्र है उसको हड़पने की जो नापाक मंसूबे उनके दिल में पलने लगे। अब स्थिति ऐसी क्यों हुई, तो एक बार थोड़ा सा डिटेल में इतिहास की बात कर लेते हैं। भारत में लगभग 565 रियासतें थी और अंग्रेजों ने जाते हुए चालाकी ये की कि उन्होंने रियासतों को 3 ऑप्शन दे दिए, या तो आप भारत में जुड़ जाएं या पाकिस्तान में जुड़ जाएं, और तीसरा ऑप्शन उनको दिया गया था कि आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो कश्मीर जैसी बड़ी रियासत, जूनागढ़, हैदराबाद, ये भारत में होते हुए भी ये जो है स्वतंत्र रहने की इनकी इच्छा थी या पाकिस्तान में मिलने की इच्छा थी। कश्मीर में तो हालत बहुत ही ख़राब थी। कश्मीर की 77% जो जनता है वो थी मुसलमान, और राजा था हिंदू, राजपूत था, कछवाहा, डोगरा, नाम था हरि सिंह। तो हरि सिंह जो थे कश्मीर के जो शासक थे, उनके पुंछ क्षेत्र में विद्रोह हो गया। पुंछ का जो जागीरदार था वो उनका सूबेदार हुआ करता था, और पुंछ के मुस्लिम जो किसान थे या मुस्लिम बाहुल्य के जो लोग थे उन्होंने वहाँ सांप्रदायिक दंगे शुरू कर दिए, हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। महाराजा की जो पत्नी थी हरि सिंह जी की, उसने उस पीड़ित दंगा पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया और वापस आके अपने पति को बताया कि देखिए ये हालत है, वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है। ठीक है, आप किस प्रकार सोच रहे हैं कि यदि हम पाकिस्तान में मिल गए तो क्या गारंटी है कि हिंदू जिंदा रहेंगे और उनको नहीं काटा जाएगा? आज जब हम स्वतंत्र हैं तब ये हालत है ना। जम्मू कश्मीर की जो सेना थी, उस सेना के जो ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, उनको जब ये पता चला कि उन्हीं की सेना के मुस्लिम सिपाहियों ने रात को सोते हुए उन्हीं की सेना के हिंदू ऑफिसर्स के ऊपर अटैक किया है, गद्दारी की उन लोगों ने, तब उनका माथा ठनका और हरि सिंह को लगा कि आज जब मेरे सामने ये हालत है तो कल को यदि कश्मीर पाकिस्तान में मिल गया तो क्या हालत होगी, कोई गारंटी नहीं है फिर उसके बाद हिंदुओं के साथ क्या होगा। तो महाराजा कश्मीर जो थे, अब इसी दौरान जिन्ना ने एक प्लान बनाया, पाकिस्तान की सेना ने एक प्लान बनाया। पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का जो क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान से लगता हुआ जो एरिया है, वहाँ पे भारी मात्रा में पठान कबायली लोग रहा करते थे। उस समय उन बेचारों की स्थिति थोड़े वो जंगली लोग हुआ करते थे, कबीले के लोग हुआ करते थे, लूटपाट से उनका जीवन चलता था। तो पाकिस्तान की सेना ने उनमें से जवान हट्टे कट्टे जो खोखा टाइप के जो पठान थे, अफगान थे, कबायली थे, उनको सेना में भर्ती किया और उनकी बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ बनाई। एक एक टुकड़ी में 700-800 लोगों को रखा गया और उन्हें ये लालच दिया गया कि देखो कश्मीर की लड़कियाँ बहुत ही सुंदर हैं, तुम जाओ और तुम अपने लिए एक लड़की वहाँ से जो एक पत्नी अपने लिए पसंद करके ले आओ कश्मीर से, और बहुत पैसा है उन लोगों के पास, तुम लूट भी सकते हो। कबायलियों ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लाएंगे कैसे, उनको उठा के थोड़ी लाएंगे इतने किलोमीटर। तो सेना ने कहा हम 1000 ट्रक उपलब्ध करवाएंगे तुमको। पाकिस्तान की सेना ने 1000 से ऊपर ट्रक इन कबायलियों को उपलब्ध करवाए और उनको कश्मीर की साइड से सीमा में इन्फिल्ट्रेट करवाया उन्होंने। और उन्होंने ये साथ में षड्यंत्र रचा कि हर एक 700 कबायलियों का जो जत्था है उसके साथ 100 पाकिस्तानी सिपाही उनके लिबास में शामिल होंगे, और मेजर रैंक का कोई अधिकारी जो होगा वो पूरे लीड करेगा। पाकिस्तान के इस पूरा जो मंसूबा था, 22 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान की तरफ से ये कबायली जो थे इन्होंने कश्मीर के ऊपर धावा बोल दिया। मुजफ्फराबाद, उड़ी और श्रीनगर का जो बिजली का केंद्र था उसको उड़ा दिया उन्होंने 50 किलोमीटर की दूरी पर। पूरे श्रीनगर में अंधेरा हो गया और ये लोग इनको अच्छा ये लोग भी थोड़े जानवर टाइप के ही निकले। इनको पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि तुम कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पे कब्जा करना। ये मुजफ्फराबाद गए, उड़ी गए, वहाँ उन्होंने लोगों को लूटा। पहली बार पैसा देखा उन्होंने, लोगों को लूटा, इतने बलात्कार किए उन्होंने। अटैक करने वाले मुस्लिम थे, जिनका बलात्कार हो रहा था वो मुस्लिम थे। ठीक है, एक सिनेमा हॉल को तो उन्होंने बुरी तरह जला दिया, बर्बाद कर दिया, और इतना पैसा उन्होंने वहाँ लूटा कि वो डायरेक्ट श्रीनगर जाने के बजाय पहले ट्रक लेकर के वो सारा पैसा घर रखने के लिए गए। इतने समय में तो है श्रीनगर के अंदर सेना को मिल गया। तो 22 अक्टूबर के दिन पाकिस्तानियों का भयंकर अटैक हो गया कश्मीर के ऊपर। महाराजा हरि सिंह को अभी भी कन्फ्यूजन था, वो अभी भी असमंजस की स्थिति में थे कि क्या करूं, स्वतंत्र रहूं, भारत में मिलूं, क्या करूं, वो समझ नहीं पा रहे थे।
लेकिन अंततः उनको महारानी ने, बाकी लोगों ने समझाया कि यदि आप भारत में एक्सेशन डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करेंगे तो किस प्रकार भारत की सेना आएगी। महाराजा ने नेहरू जी से कहलवाया कि आप हमारी सहायता करें, लेकिन सरदार पटेल ने स्पष्ट कह दिया जब तक आप साइन नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई सहायता नहीं की जाएगी। अंततः 4 दिन बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह को अक्ल आई और उन्होंने, जो उसमें आप जानते हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों को मिलाने के लिए एक विभाग बनाया गया था जिसका नाम था रियासती विभाग, जिसके हेड थे सरदार पटेल और उनके पीए हुआ करते थे उस समय के आईसीएस अधिकारी जिनका नाम था वीपी मेनन। तो वीपी मेनन को भेजा गया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा साहब ने एक्सेशन डॉक्यूमेंट, जिसे हिंदी में विलय पत्र कहा जाता है, उन्होंने कश्मीर का भारत में विधिवत रूप से विलय कर लिया। जैसे बाकी रियासतों का कानूनी विलय हुआ था भारत में राजा के साइन से, सेम वैसा ही विलय कश्मीर महाराजा ने कर लिया। ठीक है, लेकिन स्थितियां बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो विलय पत्र लेकर के, एक बड़ी रोचक घटना है, मैंने सैम मानेकशॉ के श्रीमुख से सुनी है तो आपको बता देता हूँ। कहते हैं वो विलय पत्र का डॉक्यूमेंट लेकर के दिल्ली पहुंचे, जहाँ पे बैठक हो रही थी। उसमें आप जानते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वैसे तो प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे, लेकिन गांधी जी की इच्छा थी तो उनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया। तो इन सब की बैठक थी, मैंने डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचे और वहां पे जाकर के अब नेहरू जी बोलने लगे। साहब नेहरू जी ने बोलना शुरू किया, यूएनओ की बात उठाई, अफ्रीका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात उठाई, पता नहीं पंचशील, अजीब अजीब सी बातें करने लगे। 1 घंटे तक नेहरू जी बकवास करते रहे। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मैंने, आप YouTube पे इंटरव्यू भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सैम मानेकशॉ जो भारत में 1971 की क्रांति के हीरो बने, 1971 में जो बांग्लादेश को अलग कर दिया पाकिस्तान तोड़ करके, उसके जो हीरो थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने लिखा है, बताया भी है उन्होंने कि अंततः 1 घंटे बाद सरदार पटेल का जो धैर्य था वो जवाब दे गया और सरदार पटेल ने कड़कते हुए पूछा नेहरू जी से, जवाहरलाल तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं चाहिए? नेहरू जी ने कहा नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो उन्होंने तत्काल सरदार पटेल ने, उस मीटिंग में उपस्थित थे सैम मानेकशॉ, जनरल साहब सैम मानेकशॉ से कहा कि देखिए आपको आपका ऑर्डर मिल गया है, नाउ प्लीज गो। तब सैम मानेकशॉ जो है वहां से रवाना हुए। तो 22 अक्टूबर को पाकिस्तानियों ने अटैक किया, 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने साइन किया और 28 अक्टूबर के आसपास भारतीय सेना का विमान डैकोटा। अब भारत की स्थिति ये थी कि सर्दियों के दिन हो गए थे, नवंबर का महीना है, बर्फबारी हो गई थी, रास्ता बंद हो गया था, केवल एक लिंक बचा था भारत और पाकिस्तान। अगर भारत को कश्मीर जाना था तो केवल एक ही रास्ता था और वो था हवाई रास्ता, और वो था श्रीनगर की कच्ची एयर स्ट्रिप, एक कच्चा हवाई पट्टी जिस जैसी बनी हुई थी। तो डैकोटा विमान से 1st सिख रेजिमेंट को लेकर के भारतीय सेना का विमान 28 तारीख के आसपास, 28 अक्टूबर के आसपास उतरा और इसका नेतृत्व कर रहे थे एक महापुरुष जिनका नाम था दीवान कर्नल रंजीत राय। ये भी पता नहीं था नीचे हवाई पट्टी पे क्या स्थिति है, लेकिन उन्होंने तो एरोप्लेन उठा दिया, एरोप्लेन वहीं पे नीचे उतार दिया और सिख रेजिमेंट, 1st सिख, आप जानते हैं सिखों की वीरता के कारनामे दुनिया में मशहूर है। 1st सिख जब वहाँ उतरी तो कर्नल दीवान रंजीत राय, उन्होंने कुछ सिपाहियों को तो वहाँ उसकी पट्टी की सुरक्षा के लिए छोड़ा और स्वयं फिर आगे की ओर बढ़े, मुजफ्फराबाद की ओर। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं जिस हीरो की कहानी सुना रहा हूँ, मेजर सोमनाथ शर्मा, वो भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता बने। और ये महापुरुष कर्नल दीवान रंजीत राय, ये भारत के प्रथम महावीर चक्र विजेता बने। ठीक है, इस तरह का मामला, बड़ा भारी मामला है इस युद्ध का। तो कहते हैं कर्नल दीवान रंजीत राय आगे बढ़े और वीर गति को प्राप्त हुए वो, लेकिन श्रीनगर की तरफ उन्होंने आने से रोक दिया। खैर, बात अब हम कर लेते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा की। मेजर सोमनाथ शर्मा दिल्ली में पोस्टेड थे, उन्हें पता चला, एक हाथ उनका टूट गया था, मैंने आपको पहले बता दिया है, एक हाथ फ्रैक्चर था, और उन्हें पता चला कि उनकी जो कुमाऊं रेजिमेंट की जो 4थी बटालियन है उसको कहाँ तैनात किया जा रहा है, कश्मीर की सुरक्षा के लिए श्रीनगर भेजा जा रहा है। तो उन्होंने कहा मैं भी चाहूँगा। तो उनके फादर जो थे अमरनाथ शर्मा, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि देखो ये आदमी जिद कर रहा है और ये मेडिकली फिट नहीं है। तो उनका जो अधिकारी था उसने उनसे कहा कि देखो तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है, तो मेडिकली फिट नहीं है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि सर ऐसा मत कीजिए,
मैं इतने साल जापानियों से, अंग्रेजों के लिए लड़ा हूँ, और आप आज जब मुझे मौका मिला है मेरे देश के लिए लड़ने का, तो आप मुझे रोक रहे हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, आई विल गो। तो उनकी वो दृढ़ता देख करके अधिकारी का भी जो है वो दिल पसीज गया और उसने कहा ठीक है आप जाइए। तो इस प्रकार 31 अक्टूबर के आसपास जो है कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन की डी कंपनी, डेल्टा कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में मेजर सोमनाथ शर्मा श्रीनगर के एयर स्ट्रिप पर उतर गए। अब वो जब वहाँ उतरे तो 2 दिन तो उन्होंने वहाँ पे किसी तरह, वहाँ पे जो अधिकारी थे वो थे ब्रिगेडियर सैन, तो ब्रिगेडियर के कहने से जो है वो वहाँ पे रुके रहे और उन्होंने उसकी सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया। लेकिन जब उनको पता चला कि कर्नल दीवान रणजीत राय आगे बढ़ गए हैं और वो युद्ध कर रहे हैं, वीर गति को प्राप्त हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं यहाँ रुक नहीं सकता। अगर कबायली आएंगे तो वो लोग बड़गांव के रास्ते से होकर के आएंगे, यहाँ एयर स्ट्रिप पे आने का रास्ता बड़गांव का है, हम क्यों यहाँ इस युद्ध को लेकर के आए, मैं उनको रास्ते में रोक लूँगा, ठीक है। तो वो अपनी डी कंपनी को लेकर के जो है 3 नवंबर, यही वो ऐतिहासिक दिन है, 3 नवंबर 1947 को आप वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर गुलमर्ग जिले में पड़ता है बड़गांव, वहाँ पहुँचे। अच्छा, बड़गांव पहुँचे तो उनके साथ एक धोखा हो गया। वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा स्थितियाँ बड़ी शांत है, वाकई कबायलियों का नामो निशान नहीं था। एक्चुअली वहाँ पे नाले के पास जो लोग बैठे हुए थे उनको उन्होंने गाँव वाले लोग समझ लिया। पठान जो थे वो बड़े चालाक थे, कबायली जो थे वो कश्मीरी लिबास में, कश्मीरी ड्रेस पहन करके, और वो लोग लोगों के घरों में छिपे हुए थे और वही लिबास पहन के वो लोग गांव के चौराहे वगैरह पे बैठे हुए थे। और सेना ने सोचा कि ये लोग जो है कश्मीर के मूल निवासी हैं, तो इस प्रकार उन्हें एहसास नहीं हुआ। जो एक मेजर जो उस कबायलियों की टुकड़े को कंट्रोल कर रहा था, उसने सोचा ये थोड़ी देर रुकेंगे फिर चले जाएंगे। लेकिन पीछे से ऑर्डर आने के बाद भी मेजर सोमनाथ शर्मा दोपहर के 2 बजे तक, उनको कहा गया वापस आ जाइए, लेकिन वो उनका नहीं, 1 घंटा और रुकूंगा। 2:30 बज गए। अब जो वो पाकिस्तानी मेजर था उसकी सहन सीमा जो है वो समाप्त हो चुकी थी। उसका मंसूबा, उसका प्लान था कि आज शाम तक यदि मैं श्रीनगर की जो अंतिम लिंक है भारत और कश्मीर के बीच में, जो श्रीनगर की जो हवाई पट्टी है, यदि मैं इस हवाई पट्टी पे कब्जा कर लूँ तो भारतीय सेना कहाँ उतरेगी। रास्ते बर्फबारी से बंद हैं और पाकिस्तानी सेना लश्कर के साथ, कबायलियों के साथ पूरे कश्मीर पे एक बार कब्जा कर लेगी तो फिर उसके बाद। अच्छा, आप देखिए, पाकिस्तानियों ने उस समय कश्मीर के जिस हिस्से पे कब्जा कर लिया था वो आज भी पाकिस्तान के पास है। नेहरू जी लड़ने के बजाय यूएनओ चला गए थे उसको लेकर। आज जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK कहते हैं, ये वही क्षेत्र है जो पाकिस्तानियों ने उस समय जीत लिया था। अगर मेजर सोमनाथ शर्मा न होते और पाकिस्तान ने पूरा जम्मू कश्मीर जीत लिया होता तो आज पूरा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। इतिहास इस बात का जो है वो साक्षी है, क्योंकि ऐसा हुआ, बाकी हिस्से के साथ हुआ। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो पहुंच गए बड़गांव, और बड़गांव में उन्होंने 2 बजे 2:30 बजे तक वो रुके, और अंततः 2:30 बजे के आसपास वो जो मेजर था पाकिस्तानी, उसने कहा यदि मैं, और मेरे पास 700 लोग हैं, ये लोग 80-90 से ज़्यादा नहीं हैं, यदि मैं और 500,000 पाकिस्तानियों के या कबायलियों के सपोर्ट की, उनके आने का वेट करूंगा तो तब तक तो शाम हो जाएगी। और आज एयरपोर्ट पे बहुत हलचल है। पाकिस्तान को लगा, उस मेजर को लगा कि यदि शाम तक हम लोगों ने एयरपोर्ट पे कब्जा नहीं किया, उस एयर स्ट्रिप पे कब्जा नहीं किया, तो पता नहीं कल तक तो भारतीय वायुसेना कितने जहाज़ों को और कितने सिपाहियों को और कितनी टुकड़ियों को वहाँ उतार देगी। उसने कहा अब मेरे से इंतज़ार नहीं होता, और उसने पठानों को इकट्ठा किया और उनको मोटिवेट किया कि देखो ये आखिरी मौका है, अगर कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है तो यही मौका है, कर दो जिहाद, बढ़ो आगे, हम 700 हैं, वो तो 80-90 से ज़्यादा नहीं है, हम उनको मार करके अभी आज शाम से पहले श्रीनगर की जो वो हवाई पट्टी है उस पर हमको कब्जा करना है, किसी भी हालत में करना है, आगे बढ़ो। मोटिवेट किया उसने उन लोगों को। 3 ओर से साथियों, मेजर सोमनाथ शर्मा की जो टुकड़ी थी, कुमाऊनी वीरों पे 3 ओर से आक्रमण हुआ, और गोलीबारी सुनते ही उन्होंने तत्काल, खंदकें उन्होंने पहले खोद ली थी और फिर उन्होंने मोर्चा ले लिया। पर बहुत ज़्यादा था शत्रु संख्या में, शत्रुओं की संख्या थी 700, ये लोग थे टोटल 90 के आसपास। 3 ओर से भयंकर आक्रमण। LMG थी उन लोगों के पास, मोर्टार थे, मोर्टार एक गोला सा होता है जो ऊपर से छोड़ा जाता है, इतना सटीक तो नहीं होता लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो भारी संख्या में 3 ओर से घेर करके उनके ऊपर लगातार फायरिंग जो होने लगी। कुमाऊं रेजिमेंट के जो सिपाही थे उनको मेजर सोमनाथ शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि देखो, हे भारत माता के वीर सपूतों, तुम ही वो आखिरी मोर्चा हो जिसने इन आक्रमणकारियों को रोक रखा है। यदि तुम्हारे पांव उखड़े
तो ये तय है कि एयर स्ट्रिप नहीं बचेगी और फिर कश्मीर भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो हे पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ने वाले कुमाऊनी वीरों, दिखाओ अपना जौहर, हमारा वॉर कराए है, कालिका माता की जय, दादा किशन की जय। और आप सोचिए कैसा, मतलब मैं कई बार सोचता हूँ मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए कैसी वीरता, कैसा अदम्य साहस, कैसा त्याग। उम्र जानते हैं क्या थी? मात्र 24 वर्ष। क्या होता है 24 वर्ष का व्यक्ति? मात्र 24 वर्ष का एक लड़का कहूँ मैं उसको, मेजर सोमनाथ शर्मा मात्र 24 वर्ष के थे। और वो जो है एक हाथ फ्रैक्चर है, एक हाथ तो हिल नहीं रहा है उनका। और उस स्थिति में वो एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक कभी एलएनजी को लोड करवा रहे हैं, कभी जो है जोश बंधा रहे हैं। ठीक है साथियों, शाम तक वो लोग लड़ते रहे, बार बार अटैक किया उन लोगों ने, लेकिन वो इन कुमाऊनी वीरों को पार न पा सके। लेकिन बड़े दुख की बात है, उन 90 में से 20 जो भारत माता के सपूत थे वो उस दिन वहाँ शहीद हो गए, जिसमें से एक मेजर सोमनाथ शर्मा भी। लेकिन आपको जान के, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे शायद, आपको जान के आश्चर्य होगा कितने लोगों को मारा होगा उन्होंने। सोचिए, आप एक अंदाजा लगाइए मित्रों, उन्होंने 700 में से 200 लोगों को उस दिन वहाँ ढेर कर दिया था। 700 में से 200 लोगों को ढेर कर दिया था उन्होंने उस दिन। ठीक है, और ये 20 हमारे योद्धा जो है वो शहीद हुए। फिर दुर्भाग्य से जो है जब चारों तरफ से घिर गए तो मेजर सोमनाथ शर्मा ने आखिरी बार जो है जो बात की अपने कमांड से, उनके शब्द आज भी गोल्डन वर्ड्स में लिखे हैं। उन्होंने कहा था, दुश्मन मुझसे मात्र 50 गज की दूरी पर है और बहुत ज़्यादा वो लोग संख्या में हैं, लेकिन और भयंकर गोलियां हमारे ऊपर चल रही है, 7 और 1 का अनुपात। लेकिन मैंने तय किया है कि मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक मैं लड़ूंगा। तो भारत माता के जो ये वीर थे सारे के सारे, अड़िग चट्टान बन के वो लोग खड़े हो गए वहाँ पे, और पूरी कोशिश के बावजूद पाकिस्तानी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो सके। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेजर सोमनाथ शर्मा के बिल्कुल पास में एक गोला, मोर्टार का जो गोला है वो आकर के फटा, और तत्काल वो और 3-4 सिपाही जो उनके पास खड़े फायर कर रहे थे, तत्काल वो जो है वो शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। आप जानते हैं, हम जैसे लोग मरते हैं, लेकिन भारत माता के जो ये सपूत हैं, ये जो रक्षक हैं, ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। देखो, मरना तो सबको पड़ता है। जो कायर है वो चारपाई पे मरता है, और जो वीर है वो रणभूमि में अपना लहू बहाते हैं। मरना सबको पड़ता है, लेकिन किस अदा से, किस लिए, किस उद्देश्य से आप अपना जीवन त्यागते हैं वो महत्वपूर्ण है। 24 वर्ष का ये युवक भारत माता की रक्षा के लिए, कि कश्मीर पे कहीं पाकिस्तानियों को कब्जा न हो जाए, एक चट्टान की तरह वहाँ डटा रहा। उसके बहादुर सिपाही उसके साथ डटे रहे, और शाम हो गई, रात हो गई, और अंततः उन्होंने पाकिस्तानियों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। जब मोर्टार उनके ऊपर गिरा तो उनकी बॉडी के जो है शत प्रतिशत हो गया उनका शरीर। 2 दिन बाद जब कुमाऊं रेजिमेंट को वापस उनका जो बॉडी उन्होंने रिकवर की, तो उन्होंने पाया, अच्छा उस समय ये हुआ कि मोर्टार के गोले की वजह से पहचान नहीं पा रहे थे वो शवों में से कौन सा शव उनका है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा की एक गजब की बात यह है, मेजर सोमनाथ शर्मा शुरू से भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। मैं तो कहता हूँ ये गीता का ही कमाल है। मेजर सोमनाथ शर्मा ने लेटर भी लिखा था अपने घर वालों को कि भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि आत्मा अमर है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। शरीर जो है वो तो टूटता है, जीर्ण शीर्ण होता है, मरता है, लेकिन इसके अंदर स्थित जो आत्मा है ये अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, नैनम दहति पावक, आग इसको जला नहीं सकती, न चैन्यम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत, न पानी गीला कर सकता है, न हवा इसको सुखा सकती है। तो आत्मा अमर है। तो मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर अमर। इसलिए अगर मौका मिला तो मैं देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे, उनके छोटे भाई, आपको जानकर आश्चर्य हुआ कैसा परिवार है, देखिए आप। मेजर सोमनाथ शर्मा के जो छोटे भाई थे, VN शर्मा, विश्वनाथ शर्मा,
उनका मैं एक बार सुन रहा था इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि मेजर सोमनाथ शर्मा हमें कहा करते थे कि या तो मैं आर्मी चीफ बनूंगा या तो अपनी देश के लिए अपनी जो है जिंदगी लगा दूंगा, जो है देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। ऐसा महापुरुष आप देखिए। बाद में जब उनका शव रिकवर किया गया तो उनकी जेब में हमेशा भगवान श्री कृष्ण की गीता रहा करती थी। अब बड़ी अद्भुत कथा है उनकी। कहते हैं कि जब उनका शव रिकवर हुआ तो उनके शरीर पे गीता के पन्नों को सजाया गया था, फाड़ करके, और पन्नों को पूरे शरीर के ऊपर जो है वो सजाया गया था। तो भारतीय सेना ने माना कि जो अफगानी थे, जो दुश्मन थे, उन्होंने भी देखा कि ये व्यक्ति सच्चा वीर है। तो जैसे वो लोग शायद कुरान को मानते होंगे, तो उन्होंने माना कि ये इसकी किताब है गीता, तो उन्होंने उसको उनके शरीर पे सजा के अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी, ऑनर किया उन्होंने उनकी वीरता को। इस तरह की बात जो है वो लोगों ने मानी कि इस तरह का मामला रहा होगा। मेजर सोमनाथ शर्मा जब यहाँ आए थे उस समय की घटना है। श्रीनगर आने से एक रात पहले वो अपने प्रिय मित्र के तिवारी, अधिकारी थे वो भी, उनके साथ थे, और उन्होंने उनसे मजाक में कहा था कि यार हर युद्ध में अपन साथ होते हैं, इस युद्ध में मैं अकेला जा रहा हूँ, तो तेरी कोई याददाश्त दे दे। तो तिवारी जी ने कहा जो रूम में तुझे जो अच्छा लगे ले ले यार। तो कहते हैं उनकी एक जर्मन मेड पिस्टल थी, वो मेजर सोमनाथ शर्मा अपने साथ ले आए। उनको थोड़ी पता था कि बाद में जो उनका शव है उसकी पहचान नहीं हो पाएगी, और वो जर्मन मेड पिस्टल का जो हॉलिस्टर है जिसमें पिस्टल को रखा जाता है, वो जो कवर है, वो जो हॉलिस्टर है, उसको उन्होंने कमर में बांध रखा था, पिस्टल गायब थी। उस हॉलिस्टर से फिर बाद में मेजर सोमनाथ शर्मा के शव की पहचान हुई, गीता से जो है उनकी पहचान हुई, और बाद में भारतीय सेना ने मेजर सोमनाथ शर्मा को वो सम्मानित स्थान दिया। अब मैं बताता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस समय तक भारत का जो सर्वोच्च सम्मान था सेना का, वो परमवीर चक्र नहीं था। उस समय सबसे बड़ा सम्मान था इंग्लैंड की महारानी के नाम पे विक्टोरिया क्रॉस, और विक्टोरिया क्रॉस किसके समतुल्य है, तो अमेरिका का जो मेडल ऑफ ऑनर है उसके समतुल्य सर्वोच्च सम्मान माना जाता था विक्टोरिया क्रॉस। ठीक है, क्योंकि ये घटना 1947 की है। भारत का संविधान लागू हुआ है 1950, 26 जनवरी 1950 के दिन। तो 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के जो पदक हैं उनको भी जो है लागू किया गया। तो माना गया कि सर्वोच्च वीरता के लिए परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, और उसके बाद वीर चक्र। युद्ध काल के 3 पदक हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। शांति काल के पदक हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो इस तरह का जो है वो मामला रहा। तो बाद में इनकी शहादत के 3 साल बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उस समय तय किया गया कि भारत की रक्षा के लिए अदम्य वीरता दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत के इतिहास का पहला परमवीर चक्र जो है वो दिया जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है जो युद्ध क्षेत्र में किसी को मिल सकता है, वो मिला मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत। मात्र 24 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति अमर हो गया भारत माता की रक्षा के लिए, जिस लाल ने अपनी बलि दे दी, बलिदान हो गया जो इस देश भूमि पे, उनको दिया गया भारत का प्रथम परमवीर चक्र। ठीक है, आपको पता है परमवीर चक्र जो है उसको डिजाइन किसने किया? बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग कथा है। मेजर सोमनाथ शर्मा के वीर कार्यों से उनके भाई बड़े प्रेरित हुए, दोनों भाई ऑफिसर्स बने। आपको जानना चाहिए, उनके छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा इंडियन आर्मी के चीफ बने, 14वें सेना प्रमुख बने उनके छोटे भाई विश्वनाथ शर्मा। और उनके भाई की जो सास थी वो वैसे तो स्विट्जरलैंड की थी, विदेशी थी, लेकिन उनको इतना भारत में, एक अधिकारी से उनकी शादी हुई और उनका भारत में इतना हिंदू धर्म में इंटरेस्ट था, उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। और वो विदेशी परिवेश में पली हुई महिला, वो भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति का उनको ऐसी समझ हो गई, ऐसा संस्कृत बोलती थी धारा प्रवाह। उनका नाम था, वैसे तो ईवा नाम था ओरिजिनल नाम तो, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम सावित्री रख लिया, सावित्री खानोलकर, जो मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई जो थे उनकी सास थी। और उनके भारतीय दर्शन की जानकारी को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें ही ये महती कार्य सौंपा कि आप ही परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इनको आप डिज़ाइन करें। तो आप जानते हैं
मेजर सोमनाथ शर्मा के छोटे भाई की जो सास थी, उन्होंने परमवीर चक्र डिजाइन किया और इस महापुरुष को वीरता के लिए परमवीर चक्र जो है वो प्रदान किया गया। ठीक है, आप जानते हैं परमवीर चक्र में क्या है? परमवीर चक्र में महर्षि दधीची की अस्थियों से बना हुआ जो वज्र है, उस वज्र को चिन्हित किया गया है ना। बड़ा जबरदस्त जो है वो चक्र है। मेजर सोमनाथ शर्मा के सम्मान में भारतीय नौसेना ने अपने एक जहाज का नाम भी उनके नाम पर रखा। मेरा तो कभी कभी मन करता है कि भारत के जो प्रमुख हैं, जो सेना के लोग हैं, जो राजनीति में जो लोग हैं, उन्हें कहूँ कि क्यों ऐसा नहीं है कि हम भारत के जो बच्चे हैं वो स्कूल में इन महावीरों की कहानी नहीं पढ़ते। ऐसा क्यों है कि भारत की स्कूलों में 1 से लगा के 12th तक बच्चा जो पढ़ता है, और वो इन, आप जानते हैं पूरे भारत के स्वतंत्रता के बाद आज कितने साल हो गए हैं, कितने लोगों को मिला है परमवीर चक्र? सिर्फ 21 लोगों को। भारत की स्वतंत्रता से लगा के आज तक मात्र 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है। क्या हम उन महापुरुषों की कहानी हमारे स्कूल की किताबों में हमारे बच्चों को, भाई हमारे असली हीरो है ना ये लोग, तो हमारे असली हीरो वो थोड़ी हैं जो बॉलीवुड में हैं। अरे जिन्होंने दी जान न्यौछावर कर दी देश के लिए, वो हमारे जो असली हीरोज हैं, क्यों नहीं पढ़ते हम लोग उनकी कहानी? स्कूल के सिलेबस में होनी चाहिए। तो मैं प्रार्थना करूंगा ऐसा कोई सक्षम व्यक्ति इस वीडियो को देखे जो ये कार्य कर सकता है, तो इनकी कथा को डालिए हमारे स्कूल के सिलेबस में, ताकि जो बच्चे हैं वो जुड़ें, वो जाने हमारे असली हीरोज के बारे में कि कैसा त्याग और कैसा बलिदान और कैसा शौर्य, कैसी वीर गाथाएं लिख दी उन रणबांकुरों ने युद्ध के मैदानों में, जो आज भारतीयों को पता ही नहीं है। ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, मेरे दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द है इस बात को लेकर के कि इस महापुरुष के बारे में क्यों नहीं जानता है ये 130 करोड़ का हिंदुस्तान, जो भारत का प्रथम परमवीर चक्र विजेता बना। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को हमारा नमन। जय हिंद।